उपभोक्ता अधिकार। यह अध्याय हमारे देश में बाजार की कार्यविधि के संदर्भ में उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे पर विचार करता है। बाजार में असमान स्थितियों के बहुत से पहलू हैं तथा नियमों और कानूनों को लागू करने की स्थिति असंतोषप्रद है। इसीलिए नए उपभोक्ताओं को वास्तविकता से परिचित कराने और उपभोक्ता आंदोलन में भाग लेने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। नए उपभोक्ताओं को उपभोक्ता के रूप में सावधान और जानकार नागरिक बनाना है। यह अध्याय कुछ घटनाओं के उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे वास्तविक जीवन में कुछ उपभोक्ता शोषण का शिकार हुए थे और कैसे वैध संस्थाओं ने उनके उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की है और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में उन्हें सहायता प्रदान की है। इन घटनाओं का विवरण छात्रों को उनके जीवन अनुभवों के आसपास की घटनाओं से जोड़ने में समर्थ बनाएगा। हमें छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वे समझकर उपभोक्ता के रूप में जागरूक होकर उपभोक्ता आंदोलन को नई दिशा दें और अपने लंबे संघर्ष द्वारा लोगों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाएं। यह अध्याय कुछ ऐसे संगठनों के बारे में भी जानकारी देता है जो विभिन्न प्रकार से उपभोक्ताओं की मदद करते हैं। अध्याय के अंत में भारत में उपभोक्ता आंदोलन के कुछ गंभीर मुद्दों को बताया गया है। शिक्षण के तरीके, सूचना के स्रोत। इस अध्याय में प्रश्न, संदर्भ, अध्ययनों और गतिविधियों को शामिल किया गया है। इन मुद्दों पर छात्रों को समूह में विचार विमर्श करना बेहतर होगा। इसमें से कुछ का उत्तर व्यक्तिगत रूप से लिख कर सकते हैं। आप प्रत्येक क्रियाकलाप का आरंभ उस पर एक गहन परिचर्चा सत्र के साथ कर सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में आप की भूमिका निर्धारित करने के लिए अनेक संभावनाएं हैं। जो मुद्दों को गहराई से समझने और अपने अनुभव को लोगों में बांटने का बेहतर तरीका हो सकती है। सम्मिलित रूप से इश्तेहार बनाना और इन मुद्दों पर विचार करने का दूसरा तरीका है। इस अध्याय में कई गतिविधियों को रखा गया है जिनको पूरा करने के लिए विभिन्न संस्थाओं से संपर्क करने की आवश्यकता पड़ेगी, यात्राओं की जरूरत पड़ेगी। ये संस्थाएं उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता संस्थाएं, उपभोक्ता अदालत, खुदरा दुकानें, बाजारों आदि की हो सकती हैं। छात्रों के अधिकाधिक अनुभवों को प्राप्त करने के लिए संपर्कों का आयोजन कर सकते हैं। संपर्कों के उद्देश्यों के बारे में उनसे परिचर्चा करें। काम शुरू करने से पहले की सावधानी, अन्य जरूरी चीजों और कार्य रिपोर्टों, प्रस्ताव, नियमावली, सामना आदि है जो उन्हें यात्रा के बाद प्राप्त होगी, उन पर चर्चा करें। इस अध्याय में छात्र पत्र लेखन और वार्तालाप में हिस्सा ले सकते हैं। हमें इस अध्याय के अभ्यासों की भाषा के प्रति संवेदनात्मक होना पड़ेगा। इस अध्याय में प्रमाणित वेबसाइट, पुस्तकों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से सामग्री संकलित की गई है। उदाहरणों के लिए आप HTTPS कंज्यूमर अफेयर्स NIC इन केंद्रीय सरकार की उपभोक्ता मामले, भोजन एवं सार्वजनिक वितरण के मंत्रालय की वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट WWCUTS कट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो भारत में 30 वर्ष से अधिक समय से काम कर रही है, उपभोक्ता संगठन की वेबसाइट है। यह भारत में उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रकाशित करती है। इसे छात्रों को बीच साझेदारी की आवश्यकता है ताकि वे भी अपने कार्यकलापों में हिस्से के रूप में संकलित कर सकें। इसलिए वे कार्यकलापों से प्राप्त सामग्री को भी इकट्ठा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न घटनाओं की जानकारी समाचार पत्रों के अंशों और उपभोक्ता अदालतों में संघर्ष कर रहे उपभोक्ताओं से ली जा सकती है। छात्र उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता अदालतें और इंटरनेट जैसे विभिन्न स्रोतों से सामग्री को संकलित करें और पढ़ें। उपभोक्ता अधिकार। ये उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ता संग्रह, उपभोक्ता न्यायालय के निर्णय के कुछ समाचारों के नमूने हैं। इन मामलों में लोग उपभोक्ता अदालत में क्यों गए? ये निर्णय इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ एवं संघर्षरत रहे। किसी तरह वे न्याय को पाने के लिए तरस रहे।
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो विक्रेताओं से यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कैसे करें। ये न्यूज़पेपर गरीबों को मिलेगी सस्ती दालें। सहारा न्यूज़पेपर से 19 दिसंबर को निकाला गया है कि प्रदेश सरकार ने दिल्ली में गरीब परिवारों को बाजार में 25% कम दर पर सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली दाल मुहैया कराने का फैसला किया है। बेहद गरीब और झुग्गी झोपड़ी और पुनर्वास कॉलोनी में रह रहे लोगों को दामों में बढ़ोतरी के कारण हो रही कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में उक्त प्रस्ताव खाद्य मंत्री राजकुमार चौहान ने पेश किया है, जिसमें एक दो सदस्य सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला 25% कम दर पर 2 किस्म की दालें मिलेगी। बीपीएल, अंत्योदय और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को राहत। अरहर और चना की दालें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए दी जाएगी। बीपीएल, अंत्योदय और झुग्गियों में रह रहे राशन कार्ड धारकों को 4 किग्रा दालें यानी 2 किग्रा चना और 2 किग्रा अरहर प्रतिमाह दी जाएगी। इसमें 5,04,336 परिवारों की मदद मिलेगी। इनमें 3,78,944 बीपीएल परिवार और 57,336 अंत्योदय परिवार में 67,053 झुग्गी झोपड़ी परिवार शामिल हैं। ये दालें केंद्रीय भंडार में या किसी सरकार निर्धारित एजेंसी से खरीदी जाएगी। उन्होंने बताया कि अरहर 2,475 रुपये व चना 2,775 रुपये प्रति किग्रा। इनकी बाजार की दर कम से 33 और 37 रुपये है। सरकार दालों पर सब्सिडी देने के लिए प्रतिमाह 1,76,051 रुपये जारी करेगी। नीम हकीमों के विज्ञापन पर सरकार को नोटिस। ये सहारा न्यूज ब्यूरो में दिया गया है। नीम हकीम वाले पर गुप्त रोगों और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दावा करने वाले विज्ञापनों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने आज मामलों में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए अपने रुख स्पष्ट करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश M.K. शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना खंडपीठ ने यह एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी की खंडपीठ ने टिप्पणी की है कि यह दुर्भाग्य है कि कानून होने के बावजूद ऐसे विज्ञापन छप रहे हैं। खंडपीठ ने सभी अखबारों और टीवी चैनलों में संपादकों की सलाह दी है कि ऐसे विज्ञापन छापने व दिखाने के पहले सोचना चाहिए कि इसमें समाज पर क्या असर पड़ेगा। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें सभी अखबारों और टीवी चैनलों को प्रतिवादी बनाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में बताया कि अब तक ऐसे विज्ञापन देने वाले के खिलाफ 4 प्राथमिकता दर्ज की गई है। खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया कि अखबारों व चैनलों में गुप्त रोग, एड्स, कैंसर ऐसी गंभीर बीमारियों को पैकेज इलाज की दावा करने वाले विज्ञापनों को रोक लगाई जाए। सुरक्षा की गारंटी। ये सुरक्षा की गारंटी दी गई है और गलत दवा देने से महिलाओं की मौत, ये भी एक पेपर से एक कार्टून काटी नहीं। उपभोक्ता के विश्वास पर, ये नई दिल्ली की खबर है और यहाँ पे ये प्रदूषित पानी के लिए भी हरियाणा से लिया गया है और बिना डॉक्टर शुरू हो गया अस्पताल, ये भी एक दिल्ली की खबर है, बाहरी दिल्ली की खबर है। बाजार में उपभोक्ता, बाजार में हमारी भागीदारी उत्पाद और उपभोक्ता दोनों रूप में होती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के रूप में हम पहले वाणिज्य, कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। पिछले अध्याय में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियमों और नियंत्रणों या इसके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया है। इनका महत्व असंगठित क्षेत्रों को मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरत होती है। इस प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार, जिनके बारे में आप पहले से अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दावे पेच अपनाते हैं। सामाजिक ऋण के कारण वे उत्पादन
उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं और स्वप्ना जैसी महिलाओं को ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने को भी वश कर सकते हैं। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन्हें परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो न्याय उचित नहीं होती है और प्रायः उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा हेतु अपने नियमों एवं विनियमों की बात की है। ऐसी कई संस्थाएं हैं, उन्होंने जानबूझकर इसे ऐसा बनाया कि कुछ महीनों में ये बेकार हो जाए ताकि मुझे नया खरीदना पड़े। ये चित्र में दिखाया गया है। ये चित्र में इनके लिए कुछ बनाई गई है जो कि बनाया हुआ खराब बना दिया है। जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया कि इन नियमों का अनुपालन हो। बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियमित नियम और विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। खरीदी गई वस्तुएं या सेवाओं के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायी क्रेता पर डालने का प्रयास करता है और सामान्यतः उनकी प्रतिक्रिया होती है, आपने जो खरीदा है अगर वह पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। उपभोक्ता आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास है। बाजार में शोषण कई रूपों से होता है। उदाहरण के लिए कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं या व्यापार उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले न किया गया हो, या मिलावटी दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती हो। जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं तो उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हों। अधिक पूंजी वाली, शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार के चालकीय पूर्वक बाजार को प्रभावित कर सकती हैं और उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी ने यह दावा करते हुए कहा कि माता के दूध दूध उत्पादक बेहतर है। सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पादों के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह झूठी दावे करती आ रही है। इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनी से यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पादन कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अतः उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता। ये चित्र में सभी जानते हैं कि तंबाकू लोगों की जान लेता है, पर कौन कहे कि तंबाकू कंपनियों को तंबाकू बेचने की छूट नहीं देनी चाहिए। यह पूंजीवादी है। स्मोक, आओ इन पर विचार करें। वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है। अपने अनुभव से एक ऐसे उदाहरण पर विचार करें जहां आपको यह लगा हो कि बाजार में धोखा दिया जा रहा है। कक्षा में चर्चा करें। आपकी राय में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ है, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसायिक व्यवहारों में शामिल होते हैं। बाजारों में उपभोक्ताओं का शोषण से बचने के लिए कोई कानून व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक जब तक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड, उत्पादक या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था तो सामान्यतः वह उस ब्रांड उत्पादन को खरीदना बंद कर देता था या उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था। यह मान लिया जाता था कि यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वह सावधानी बरते। और संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत में और पूरे विश्व में कई वर्षों लग गए। इसने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर डाल दिया। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ताओं आंदोलन का जन्म
अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेख के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी थी। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन दुकानों में होने वाली अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। हाल में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। इंटरनेशनल ये उपभोक्ता इंटरनेशनल 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की दिशा निर्देशन को अपनाया। यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्र के लिए और ऐसे करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूहों के लिए एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 115 से भी अधिक देशों के 220 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है। ये यूएन का चित्र दिखाया गया है। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन बृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यवसायिक कंपनियों और सरकार दोनों को दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कोपरा के बारे में आगे आप पढ़ेंगे। आओ इन पर विचार करें। उपभोक्ता दलों द्वारा कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। नियम एवं कानून के होने के बावजूद उनका अनुपालन नहीं होता, क्यों? विचार करें। कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कंप्लेंट सेंटर, उपभोक्ता शिकायत केंद्र, दिल्ली हेड पुलिस, WZ72D, टोडपुरा मेन रोड, ND 12PH 55464837। कंज्यूमर फोरम उपभोक्ता शिकायत केंद्र का चित्र दिखाया गया है। उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा सबका अधिकार है। रेजी का कष्ट। रेजी मेंथू कक्षा 9 की एक स्वास्थ्य लड़का केरल के एक निजी चिकित्सालय में टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। एक NET सर्जन ने सामान्यतः बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी में दिमागी असमानता के लक्षण आ गए, जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उसके पिता ने सेवा में चिकित्सक की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख की मुआवजा का दावा किया। राज्य समिति ने यह कहकर मामले खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की। मामले की जांच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही की दोषी पाया और हर्जाना देने का निर्देश दिया। रेजी की व्यथा यह साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश होने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है, जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। सेफ्टी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्यवाहियों को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। आओ इन पर विचार करें। निम्नलिखित उत्पादों और सेवाओं, आप सूची में नया नाम जोड़ सकते हैं, पर आप चर्चा करें कि इनमें उत्पादकों द्वारा किन सुरक्षा नियमों का पालन करना है। LPG सिलेंडर, सिनेमा थिएटर, सर्कस, दवाइयाँ, खाद्य तेल, विवाह पंडाल, एक बहुमुखी इमारत,
अपने आसपास के लोगों के साथ हुई किसी दुर्घटना या लापरवाही की किसी घटना का पता कीजिए जहां आपको लगता हो कि उसकी जिम्मेदारी उत्पादक है, तो इस पर विचार विमर्श कीजिए। सेवा वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारी पाएंगे। ये जानकारियां उस वस्तु के अवयव, मूल्य, बेंच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती है। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस पर दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्त्र खरीदते तो धुलाई संबंधी निर्देश प्राप्त करते हैं। आखिरी ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं कि वस्तुएं बनाने वाले को ये जानकारी देनी पड़ती है? यह इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। तब उपभोक्ता वस्तुओं की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजे पाने या वस्तु को बदलने की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं और उसे खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही वह खराब हो जाता है तो उसे बदलने के बारे में हम कह सकते हैं कि यदि वस्तु खराब होने के अंतिम समय सीमा पर उस पर नहीं छपी है, तब विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेंगे। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। यह अधिक खुदरा मूल्य एमआरपी के द्वारा इंगित किया हुआ होता है। वस्तु उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकते हैं। आज सरकार प्रदत्त विविध सेवाओं की उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है, और जो अपने अधिक नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सूची सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। आरटीआई एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों के द्वारा समझाया जा सकता है। ये चित्र में इंतजार। अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग छात्र स्नातक के नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने तथा इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और यह कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिससे कि वह अपने भविष्य की योजना बना सके। उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया, बल्कि उसको नियुक्ति के लिए बुलाव का पत्र मिल गया क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था। आओ इन पर विचार करें। जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो पाते हैं कि कभी कभी पैकेट पर छपे मूल्यों से अधिक या कम मूल्य लिखा जाता है। इसके संभावित कारणों पर बात करें। क्या उपभोक्ता समूह इस मामले में कुछ कर सकते हैं? चर्चा करें। कुछ डिब्बाबंद वस्तुओं के पैकेट खोलें जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं और उन पर दी गई जानकारी का परीक्षण करें। देखें कि वे किस प्रकार उपयोगी हैं। क्या आप सोचते हैं कि इन डिब्बाबंद वस्तुओं पर कुछ ऐसी जानकारी दी जानी चाहिए जो उन पर नहीं है? चर्चा करें। लोग नागरिकों की समस्या जैसे खराब सड़कें या दूषित पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है। तब आरटीआई कानून आपको प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। क्या आप इससे सहमत हैं? विचार कीजिए। चयन के अधिकार का उल्लंघन। पैसा लौटाए गए। अंसारी नगर के अभिरामी नाम की एक छात्रा ने दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए एक क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। पाठ्यक्रम में भाग लेने के समय पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के लिए करीब 61,020 रुपये जमा किए, लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का स्तर वहाँ ठीक नहीं है। इसलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम को छोड़ देने का निश्चय किया। जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात कही तो उसे मना कर दिया गया। जब उसने जिला उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दायर किया तो न्यायालय ने उस संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपये लौटाने का आदेश
दिया कि छात्र को चुनने का अधिकार है। संस्था ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की कि राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देश को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड लगाए। उसने संस्थान को 70,000 रुपये का मुआवजा और याचिका खर्च के रूप में छात्र को देने के लिए कहा। राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थानों और व्यावसायिक संस्थाओं को विद्यार्थी से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से भी मना किया। आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है, साथ ही जेल भी हो सकती है। हम इस घटना से क्या समझते हैं? किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसकी सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। मान लीजिए कि आप एक दंतमंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंतमंजन तभी बेचेगा जब आप दंतमंजन के साथ एक ब्रश भी खरीद देंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं हैं, तब आपको चुनने का अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक इसी तरह कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए दबाव डालता है। इसी प्रकार कई बार हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती, और तब आपके पास चुनने के लिए कोई विकल्प नहीं होता। आओ इन पर विचार करें। यहाँ कुछ ऐसी वस्तुओं के लुभावने विज्ञापन दिए गए हैं जिन्हें हम बाजार से खरीदते हैं। इनमें वास्तव में क्या कोई ऐसा विज्ञापन है जो सचमुच में उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाता हो? इस पर विचार विमर्श कीजिए। प्रत्येक 50 ग्राम के पैक पर 15 ग्राम के अतिरिक्त छूट, अखबार के ग्राहक बने, इस साल के अंत में उपहार पाएं, खरीदिए और 10 लाख तक का इनाम जीतिए। 500 ग्राम ग्लूकोज डिब्बे के भीतर एक दूध का चॉकलेट पैकेट के भीतर एक सोने का सिक्का, 2,000 रुपये तक का जूता खरीदें और 500 रुपये तक की एक जोड़ी जूता मुफ्त पाएं। इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? रेजी मैथ्यू और अभिरामी के प्रकरणों को पुनः पढ़ें जो पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। ये कुछ उदाहरण हैं जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई है। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती हैं। इस स्थिति में इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहा जाना चाहिए। उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक असमान और प्रभारी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ताओं केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना। आप यह जानने के लिए इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब हम श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव के एक मनी ऑर्डर भेजा। उनकी बेटी को जब इन पैसों की जरूरत थी तब पैसा नहीं प्राप्त हुआ, यहाँ तक कि महीनों बाद भी नहीं पहुंचा। प्रकाश ने नई दिल्ली के एक जिला स्तर के उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने जो कदम उठाया वे सभी विस्तार से नीचे दिए जा रहे हैं। पहला, अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने पोस्ट ऑफिस जाता है। दूसरा, प्रकाश को यह पता चला रुपए बेटी को नहीं मिला। तीसरा, प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की। मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर रजिस्ट्रेशन, यूपीसी पत्रकाल पार्सली रिलीफ मनी ऑर्डर्स, पोस्टल ऑर्डर्स रजिस्ट्रेशन, यूपीसीएलई हर जरूरत के लिए, भारतीय डाक, इंडियन पोस्ट, जीई मनी, पर्सनल लोन। चौथी बात, पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। पांचवा, प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने जाते हैं। कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता शिकायत केंद्र। प्रकाश जब एक नजदीकी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज करने जाते हैं
और अदालत के ऑफिस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं, अदालत दूसरे पक्ष को नोटिस भेजती है। कंज्यूमर डिप्टीज रिड्रेजल फोरम सेकंड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली उद्योग विधान CE2 ये फॉर्म रहा, बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है भाई। 7वां, वे अदालत में मुकदमे पर स्वयं बहस करते हैं। 8वां, अदालत के जज दस्तावेज का सत्यापन करते हैं और पीड़ित पक्ष तथा दूसरे पक्ष दोनों की दलीलें सुनते हैं। 9वां, जज अदालत का फैसला सुनाते हैं। जज अदालत को फैसला सुनाते हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन कराती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो आपने निवासी कल्याण संघ का नाम पट अवश्य देखा होगा। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यवसायिक कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर और न्यायालय, जिसे जिला केंद्र भी कहते हैं, 20 लाख तक के दावे से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालत, जिसमें राज्य आयोग कहते हैं, 20 लाख से अधिक 1 करोड़ तक, और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें, राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमे को देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। इस प्रकार अधिनियम के उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधि का अधिकार देकर हमें समर्थन बनाया है। आओ इन पर विचार करें। ये जागो ग्राहक जागो का विज्ञापन आ रहा है। इंश्योर कंज्यूमर राइट टू द हेल्दी एनवायरमेंट एज अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये दे रखा है। अधिकारों का दृढ़तापूर्वक अपनाएं, प्रतिकारों का अनुसरण करें। ये और भी कंप्लेंट के लिए दे रखा है। कंज्यूमर ग्रुप्स, पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के दे रखा है। आओ इन पर विचार करने के लिए हमें निम्नलिखित में से सही क्रम में लिखना है। आरती जिला उपभोक्ता अदालत में एक मुकदमा दायर करती है। ख, वह शिकायत के लिए पेशेवर व्यक्ति से मिलती है। वह महसूस करती है कि दुकानदार ने उसे दोषयुक्त सामग्री दी। वह अदालती कार्रवाई में भाग लेना शुरू कर देती है। वह शाखा कार्यालय जाती है और डीलर के विरुद्ध शिकायत दर्ज करती है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अदालत के समकक्ष पहले उससे बिल और वारंटी प्रस्तुत करने को कहा गया है। वह एक खुदरा विक्रेता से दीवार घड़ी खरीदती है। कुछ ही महीनों के भीतर न्यायालय ने खुदरा विक्रेता को आदेश दिया है कि उसकी पुरानी दीवार घड़ी की जगह बिना कोई अतिरिक्त मूल्य लिए उसे एक नई घड़ी दी जाए। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। जब हम विभिन्न वस्तुओं और सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, तब हमें अच्छे और बुरे में फर्क करने तथा श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है। हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हों? निम्नलिखित पृष्ठों और पहल के पृष्ठों के विज्ञापन को देखें। आप क्या सोचते हैं? कोपरा अधिनियम के केंद्र और राज्य सरकार में उपभोक्ता मामले के अदालत विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। आप जो विज्ञापन देख चुके हैं वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है, जिसका प्रयोग कर सकें। अपने टेलीविजन चैनलों पर भी ऐसे विज्ञापन देखे होंगे। ये चित्र में महात्मा गांधी दिखाए गए हैं। जागो ग्राहक जागो के लिए लिख रखा है कि अ कस्टमर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट visitor on our permission. He is not dependent on us, we are dependent on him. He is not the outside on our business, he is the part of it. We are not doing him a favor but serving him.
ही इज डूइंग अस अ फेवर बाय गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू डू सो। महात्मा गांधी द्वारा लिखित ये कथन है, और ये दिखा रखा है, बहुत बारीक है लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे। ISI और एक मार्क विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय आपने आवरण पर लिखे अक्षरों IS एक मार्क और या हॉलमार्क के शब्द चिन्ह लोगों को और से देखा होगा। जब उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवाएं खरीदता है तो वे शब्द चिन्ह लोगों या प्रमाणक चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। ऐसे संगठन जो कि अनवीक्षणित तथा प्रमाणु पत्रों को जारी करते हैं, उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में शब्द चिन्ह लोगों को प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। ये चित्र में दिखाए गए हैं। इंस्पेक्टेड ओके क्वायर मार्क क्वालिटी एंश्योर। यद्यपि ये संगठन बहुत से उत्पादकों के लिए गुणवत्ता के मानदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादक को इन मानदंडों का पालन करना जरूरी नहीं होता। फिर भी कुछ उत्पादक जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि LPG सिलेंडर, खाद्य रंग एवं उसके प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट, बोतल बंद पेयजल आदि, इनके उत्पादकों के लिए अनिवार्य होता है कि उत्पादक इन संगठनों से प्रमाण पत्र प्राप्त करें। और भी ये संगठन दिखाए गए हैं नीचे, ये बना हुआ कोई प्लग, ये मेलबॉर्न एप्लीकेशन PVT लिमिटेड, यही हॉलमार्क है। हॉलमार्क सब पे लगा रहता है। आओ इन पर विचार करें। इस अध्याय में पोस्टर के कार्टून को देखें। एक उपभोक्ता की दृष्टि से किसी वस्तु विशेष की उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करें। इसके लिए एक पोस्टर बनाएं। अपने क्षेत्र के निकटतम उपभोक्ता अदालत का पता करें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं उपभोक्ता अदालत में क्या अंतर है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है: चयन का अधिकार, प्रतिनिधि का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। निम्नलिखित सवालों को उनके सामने दिए गए खानों के अलग अलग शीशों और चिन्हों के साथ श्रेणीबद्ध करें। लता को एक नए खरीदे गए आयरन प्रेस से विद्युत का झटका लगा। उसने तुरंत दुकानदार से शिकायत की। विगत कुछ महीनों से MTNL, BSNL और टाटा इंडिकोकॉम द्वारा दी गई सेवाओं से असंतुष्ट है। उसने जिला स्तरीय उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दर्ज किया है। तुम्हारे मित्र ने एक दवा खरीदी जो समाप्ति तारीख एक्सपायरी डेट पार कर चुकी है और तुम्हें उसे शिकायत दर्ज करने का सलाह दे रहे हो। इकबाल कोई भी सामग्री खरीदने से पहले उसके आवरण पर दी गई सारी जानकारी की जांच करता है। आप अपने क्षेत्र के केवल ऑपरेटर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से असंतुष्ट हैं, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपने ये महसूस किया है कि दुकानदार ने उसको खराब कैमरा दे दिया है और उसका मुख्य कार्यालय में दृढ़ता से शिकायत करते हैं। यदि मानकीकरण वस्तुएं और गुणवत्ता की सुनिश्चित करते हैं तो क्यों बाजार में बहुत सी वस्तुएं बिना ISI एक मार्क प्रमाण के मौजूद है? हॉलमार्क या ISO प्रमाण उपलब्ध कराने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और उनकी कार्यविधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है, जिनमें से केवल 20 से 25% ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमा अदालती कार्रवाई में ये और भी चित्र दिखाए गए हैं शामिल होने और आगे बढ़ाने आदि में काफी समय लेता है।
अधिकांशतः खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। इसके अलावा बाजार में अधिकांशतः खरीदारी छोटे फुटकर दुकानों से होती है। दोषयुक्त उत्पादों से पीड़ित उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति के मुद्दों पर मौजूदा कानून भी बहुत स्पष्ट नहीं है। कोपरा के अधिनियम के 30 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। श्रमिक के हितों की रक्षा के लिए कानून के लागू करने के बावजूद खास तौर से असंगठित क्षेत्रों में ये कमजोर है। इस प्रकार बाजारों के कार्यों करने के लिए नियमों और विनियमों का प्रायः पालन नहीं होता। फिर भी उपभोक्ताओं को अपनी भूमि और अपना महत्व समझने की जरूरत है। यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। इसके लिए शैक्षिक प्रयास और सबसे समझदारी संयुक्त संघर्ष की जरूरत है। अभ्यास प्रश्न नीचे दे रखे हैं। अतिरिक्त परियोजनाएं और क्रियाकलाप। आपका विद्यालय उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करता है। उपभोक्ता जागरूकता फोरम के सचिव के रूप में सभी उपभोक्ता अधिकारी बिंदुओं पर शामिल करते हुए एक पोस्टर तैयार करें। इसलिए आप पृष्ठ संख्या 84 और 85 पर दिए गए विज्ञापनों के विचारों और संकेतों का उपयोग कर सकते हैं। ये कार्य आपको अंग्रेजी शिक्षक के सहयोग से करें। श्रीमती कृष्णा ने 6 महीनों की वारंटी वाली रंगीन टेलीविजन खरीदा। 3 महीने बाद टीवी ने काम करना बंद कर दिया। जब उन्होंने उस दुकान पर शिकायत की जहां से टीवी खरीदा था तो उसने सही करने के लिए एक इंजीनियर भेजा। टीवी बार बार खराब होती जा रही है और श्रीमती कृष्णा का दुकानदार से शिकायतों का कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने अपने क्षेत्र के उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने का निर्णय लिया। आप उनके लिए एक पत्र लिखिए। आप लिखने से पहले अपने सहयोगी या समूह सदस्यों से चर्चा करें। अपने विद्यालय के उपभोक्ता क्लब स्थापित करें। बनावटी उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला आयोजित करें और अपने विद्यालय क्षेत्र के पुस्तक केंद्रों, भोजनालय और दुकानदारों के नियंत्रण जैसे मुद्दों को शामिल करें। आकर्षक नारे वाले विज्ञापन तैयार करें जैसे सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, सावधान ग्राहक, सचेत उपभोक्ता, अपने अधिकारों को पहचानो, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करें, उठो जागो और तब तक मत रुको, पूरा करें। अपने आसपास के चारों ओर 4-5 की साक्षात्कार लें और कैसे वे शोषण के शिकार बने हैं उनकी प्रतिक्रियाएं एवं विभिन्न अनुभवों को इकट्ठा करें। निम्नलिखित प्रश्नावली को वितरित करने अपने क्षेत्र के एक सर्वेक्षण करें और जानें कि उपभोक्ता के रूप में कितने जागरूक हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए किसी एक पर निशान लगाएं, हमेशा, कभी नहीं, कभी नहीं। जब आप कोई सामान खरीदा तो आपने रसीद की मांग की। क्या आपने रसीद की सुरक्षित रखा? जब आप को ऐसा लगा कि आपका दुकानदार द्वारा ठगे गए हैं तो आपने इसकी शिकायत की। क्या आप उसे यह बताने में सफल हुए कि आप छले गए हैं? क्या आप खुद को समझा कर संतुष्ट हो जाएंगे कि आपका दुर्भाग्य है, अक्सर आप ठगे जाते हैं और इसके नया कुछ नहीं है? क्या आप ISI चिन्ह, समाप्ति तिथि और आदि की जांच करते हैं? अगर समाप्ति तिथि मात्र 1 महीने या उसके आसपास हो तो क्या आप ताजे पैकेट की मांग सकते हैं? क्या आप नए गैस सिलेंडर या पुराने अखबार को खरीदने बेचने से पहले खुद वजन की जांच करते हैं? जब सब्जी विक्रेता साप्ताहिक बाट के स्थान पर पत्थर का उपयोग करता है तो क्या आप विरोध करते हैं? क्या अत्यधिक चटकीले रंग वाले सब्जियां आपके संदेह को बढ़ाती हैं? क्या आप ब्रांड की जानकारी रखते हैं? क्या आप अधिक कीमत की उच्च गुणवत्ता के मानक मानते हैं? इससे आपको लगता है कि अंततः आपने बहुत ज्यादा भुगतान नहीं किया? क्या आप आकर्षक प्रस्तावों पर बेझिझक प्रतिक्रिया करते हैं? आपने किसी वस्तु के लिए जो मूल्य दिया उसकी तुलना दूसरों के द्वारा उसके लिए दिए गए मूल्य से करते हैं? क्या आपको पूरा यकीन है कि आपका दुकानदार आप जैसे अस्थायी ग्राहकों को कभी नहीं ठगता? क्या आपको उचित भार आदि की किसी शंका के बगैर प्रस्तावित सामना की होम डिलीवरी का समर्थन करते हैं? ऑटो से यात्रा करते समय आप मीटर से चलने की मांग करते हैं? टिप्पणी। यदि प्रश्न 5, 12 और 13 और 15 और 16 के लिए आपका उत्तर गो और शेष के लिए क तो आप उपभोक्ता के रूप में पूरी तरह जागरूक हैं। अगर प्रश्न 5, 12, 13 और 15 और 16 के लिए आपका उत्तर ख और शेष के लिए ग है तो आपको उपभोक्ता के रूप में जागरूक होने की जरूरत है। यदि सभी प्रश्नों के उत्तर ख है तो आप आंशिक रूप से जागरूक हैं। ये प्रविष्टियां वयस्क लड़कियों और अध्याय 1 क्रिया 3 पृष्ठ संख्या 13 पर
की शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक दी गई। कुपोषित कमजोर, सामान्य और कुपोषित मोटापा। वर्ष माह 14 वर्ष वाले में दिखा रखा है, जो ये 15.4 से कम, 15.4 से 27.3 और 27.3 से अधिक मोटापे वाले में। ये 14 वर्ष के 10, यहाँ तक कि 11 लड़कों में किया गया है, और 15 वर्ष से भी किए गए हैं, 16 वर्ष से भी 11 लड़कों में किए गए हैं, और 17 वर्ष से भी किए गए हैं, जो कि और 18 भी किए गए हैं। ये प्रशिष्ट लड़कियों में पुनः 18 वर्ष में किए गए हैं। ये यहाँ पर भी 11 कुपोषित, सामान्य और कुपोषित मोटापे के लिए किया गया दोबारा है। 16 से 18 में आपको देख सकते हैं। वो सुझावात्मक पाठ्य पुस्तकें: अमित भादुरी, डेवलपमेंट विद डिग्निटी, द केस फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल बुक ट्रस्ट, न्यू दिल्ली 2005। अमित भादुरी एंड दीपक नायर, इंटेलिजेंट पार्सल गाइड टू द लिबरलाइजेशन पोइंग बुक्स, नई दिल्ली 2005। अमित भादुरी की माइक्रो इकोनॉमिक्स, द डायनेमिक्स ऑफ कॉमेडिक प्रोडक्शन, केमिकल मैकमिलन, लंदन 1986। अविभाजित विनायक बनर्जी, रोलैंड बोनबे, दिलीप मुखर्जी, संख्या 2006। अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क 2006। विमल जालान, इंडियन इकोनॉमी पोइंग बुक्स, न्यू दिल्ली 2002। CUTS, इज इट रियली फेस, कंज्यूमर यूनिटी ट्रस्ट सोसाइटी, जयपुर 2004। CUTS, स्टेट ऑफ द इंडियन कंज्यूमर, एनालिसिस ऑफ द इंटीमेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1985। द इंडियन कंज्यूमर यूनिटी ट्रस्ट सोसाइटी, जयपुर 2001। इंद्राणी मजूमदार, वीमेन एंड ग्लोबलाइजेशन, द इम्पैक्ट ऑन वीमेन वर्कर्स इन द फॉर्मल सेक्टर्स इन इंडिया, स्त्री 2007। जगदीश भागवती, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू दिल्ली 2004 में। जॉन बेमन एंड पार्थोरी ऑफ वर्किंग इन द मिल नो मोर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू दिल्ली 2005। जॉन बेब्रन, फुटलूस लेबर वर्किंग इन इंडियाज इनफॉर्मल इकोनॉमी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज 1986। जॉन के गालब्रेथ, मनी हैंस एट हैंस इट वेंड, इंडियन बुक कंपनी, नई दिल्ली 1975। और जीन ड्रेज, अमृत सेन, इंडिया डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशंस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू दिल्ली। थर्ड इम्प्रेशन 2007। और जेसोप स्टिगलिज, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंटरेस्ट पेइंग बुक्स, इंडिया, न्यू दिल्ली 2003। और नेशनल कंज्यूमर डिप्टी कमीशन, लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशन को, दिल्ली 2005 में। और तीर्थंकर राय, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1875 1947, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, सेकेंड एडिशन 2006। और सरकारी प्रकाशन के लिए आर्थिक सर्वेक्षण, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, द रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट राउंड, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लॉयमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, सूचना योजना आयोग, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली। और अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन स्थान, मुंबई। अन्य रिपोर्ट के हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई से पढ़ सकते हैं। मानव विकास रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क। वर्ल्ड बैंक इंडिकेटर, द वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन से भी आप अध्ययन कर सकते हैं।